नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से आज के अपने फेसबुक लाइव में आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है हमारा समाज और महिलाओं की स्थिति। निश्चित तौर पर इस विषय पे चर्चा करने का एक तात्कालिक कारण भी है, और वो तात्कालिक कारण किसी भी टीवी चैनल को खोल लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि देश में क्या हाल है, प्रदेश में क्या हाल है, हिंदुस्तान किस हाल में पहुंच चुका है। मैं आपसे इस विषय पर जो चर्चा करूंगा, उस चर्चा में, नीरा जी नमस्कार, उस चर्चा में ये तो बात होगी ही कि क्या हो गया, लेकिन इसके अलावा ये बात भी की जाएगी कि ऐसा क्यों हो गया, इसके कारण क्या हैं, क्या इसका कोई आगे का रास्ता ऐसा सोचा जा सकता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कि इस किस्म की घटनाओं में कमी आ सके। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तात्र फला क्रिया। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां तमाम कर्मों का फल निष्फल हो जाता है। जब इसको पहले पढ़ते थे, सुनते थे, तो ऐसा लगता था, एक अंदर से आत्मिक गर्व की अनुभूति होती थी कि हम तो वहां रहते हैं जहां पर है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कई बार मैंने आंखें खोल के बहुत तेजी से खोजबीन की, कहीं लिखा मिलता है कि 33 करोड़ देवी देवता, कहीं कुछ मिलता है और एक भी नहीं दिखे। आज मेरी समझ में यह आया कि कहां से दिखेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी के साथ क्या हो रहा है तो देवता का यहां पर कैसे रमेंगे, और शायद इसीलिए लिखा गया है। कमल जी नमस्कार। शायद इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जिस चीज पर संदेह होता है कि लोग ऐसा करेंगे, उस चीज के लिए बार बार कहा जाता है। तो लिखने वालों को मालूम था कि एक समय ऐसा आएगा। अजय अग्रवाल जी नमस्कार। एक समय ऐसा आएगा जब नारी की पूजा तो छोड़िए, नारी की इज्जत तो छोड़िए, नारी की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कमल नयन उपाध्याय जी नमस्कार। राघवेंद्र प्रजापति जी नमस्कार। तो ये मैं इस पर आपके सामने एक इसको एकेडमिक डिस्कशन की तरह करना चाहता हूं, जिसमें कई किस्म के कारण मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, और आज मैं उनका आपसे एक एक करके पॉइंटवार चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले, चूंकि इस चर्चा की शुरुआत का कारण ही एक इमीडिएट घटना है, और वो घटना हाथरस की है, भदोई की है, बलरामपुर की है, कई और प्रदेशों में भी है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करूंगा, और उन आंकड़ों से तकलीफ स्वाभाविक है होगी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि भारतवर्ष में हर 16 मिनट पर एक बलात्कार होता है, और जो स्त्रियों के विरुद्ध अपराध है, तो जो प्रदेश बात करता है इंडस्ट्री में टॉप करने की, जो प्रदेश बात करता है टूरिज्म में टॉप करने की,
तो उनमें तो टॉप नहीं कर पाया, लेकिन ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। पंकज गुप्ता जी नमस्कार। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाओं के प्रति क्राइम 7.3% बढ़ गया है। इसके अलावा प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यूपी में जो महिलाओं के खिलाफ लगातार 2019 में एक टॉप, जैसे बिनाका गीत माला आती थी तो उसमें गाने टॉप पे होते थे, ये जो अपराधों की गीत माला है, इस अपराधों की अपराध माला में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और 87 बलात्कार पूरे भारत में 2019 में प्रतिदिन रिपोर्ट किए गए। और इतने पे ही नहीं रुके, इतने पे ही नहीं रुका है, जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चियों के खिलाफ अपराध होते हैं, उसमें भी राज्य ने टॉप किया है 7,444 केसों के साथ। मुझको तो यह शर्म की बात लगती है, अफसोस की बात लगती है, तकलीफ की बात लगती है। हिंदुस्तान में 2019 में 4,05,861 केस ऐसे दर्ज हुए जो कि क्राइम अगेंस्ट विमेन है, और उत्तर प्रदेश ने फिर टॉप किया 59,853 केसों के साथ। ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसकी क्राइम इन इंडिया की 2019 की रिपोर्ट जो अभी मंगलवार को रिलीज हुई है, हम लोग शुक्रवार को यह चर्चा कर रहे हैं, ये मैं उसके आंकड़े आपको दे रहा हूं। इसमें फिर और डिटेल है, लेकिन उस डिटेल का अभी कोई मतलब नहीं है। मैं एक आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश के और बता दूं कि यहां पर रैंक की बात करें तो मर्डर में 28वीं, रेप में 26वीं, लूट में 23वीं, अंडर आईटी एक्ट में 5वीं और अंडर पॉक्सो एक्ट में 23वीं रैंक है। ये जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का हाल है, हम आप सब यहां के नागरिक हैं और इस पर तकलीफ होना एक स्वाभाविक बात है। खैर, ये तो आंकड़ों की बात हो गई, और हम आप सब जानते हैं कि इस समय हाहाकार मचा हुआ है। उन बातों में थोड़ी सी बात और करके मैं फिर इस टॉपिक को ले चलूंगा कारणों की तरफ, और कैसा कब क्या होता आया है इस तरफ। आशीष, क्या हाल है? एक बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा इसी संदर्भ में, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं इन कांडों की, इसके पीछे बहुत से लोग कहेंगे कि राजनीति है, बहुत से लोग किस्म किस्म के एक्सप्लेनेशन देंगे और क्वेश्चंस उठाएंगे, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और आज इत्तेफाक से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। शायद ही कोई हिंदुस्तानी होगा जो इस बात पर गर्व ना करता हो कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहां गांधी और शास्त्री जी जैसे नेता भी हुए। उनके जन्मदिन पे हम ये सोचने को मजबूर हैं कि अगर हाथरस जैसा कोई कांड होता या इस किस्म की घटना होती और गांधी जी वहां पर जाते, जैसे वो नोआखली में गए जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तो वो वहां उत्सव में नहीं शामिल थे, वो पीड़ितों के बीच में दर्द बांटने गए, उसको देखने गए कि कारण क्या है और क्या कोई निवारण संभव है। ऐसी स्थिति में जब महात्मा गांधी अगर जा रहे होते हाथरस, तो क्या पुलिस उनको रोकती, जैसे मीडिया को रोक रही है, जैसे लोगों को रोक रही है? आप लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करिए। वहां क्या
आप उसकी जांच करिए, लेकिन ये तो सत्य है ना कि बेटी मरी है, इस पे तो कहीं कोई दो राय नहीं है। मीडिया को जाने दीजिए, लेकिन खैर गांधी जी हैं नहीं और अंग्रेजों की विरासत जारी है। लेकिन अब मैं आपके पास इस विषय पे आता हूं, राजीव भैया प्रणाम, कि क्या ये जो आज हो रहा है, ये मैं थोड़ा समाज के विषय में आपसे कहूंगा चिंतन करिए। हम आप सब इस समाज के पार्ट हैं और ये एक बहुत तगड़ी, बहुत भयंकर समस्या है जो कई आयाम लिए हुए है। याद करिए द्रौपदी को और महाभारत की उस सभा को, जिसकी कहानी उस जमाने में मीडिया था या नहीं था, लेकिन हम आप आज तक जानते हैं। याद करिए रामायण काल के अहिल्या की कहानी, कि अहिल्या को धोखे में डाल के वो आप कह लीजिए पत्थर बना दिया जो कुछ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कम से कम ऐसा हुआ कि उनके संग बदसलूकी और बदतमीजी हुई और वो एक डिप्रेशन में जाके पाषाणवत हो गई। ये उस युग की बात है जिन युगों पर हम लोग गर्व करते हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज में इस किस्म की घटनाएं कब से चल रही हैं। एक पैरेलल धारा भी बह रही है कि हमारे यहां महिलाओं को सम्मान भी मिलता रहा है। अगर हम भवभूति के उत्तर रामचरित का उदाहरण लें तो उसमें जब वो जंगल में अकेली माधवी जा रही है तो उस केस में भी वहां पर ये कहा गया है, शिवशंकर द्विवेदी नमस्कार, अंशुमान भाई पालागन, ये कहा गया है कि वहां अकेली स्त्री जंगल में चल सकती थी। एक ऐसी सामाजिक स्थिति का वर्णन है। लेकिन उसके साथ ही उसी काल में जो ययाति की पुत्री है माधवी, तो जब विश्वामित्र ने अपने शिष्य, आप कहेंगे ये क्या बात करने लगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुनिए तो शायद आपको लगे कि मैं सही बात और मैं जड़ तक जाने का प्रयास कर रहा हूं। राजकुमार पंडित जी नमस्कार। विश्वामित्र 800 घोड़े मांगते हैं, सफेद घोड़े काले कान के, गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य गालव से। गालव जाते हैं ययाति के पास तो उनके पास 800 की जगह कम घोड़े हैं, 200 घोड़े हैं, तो उन्होंने बदले में अपनी पुत्री उनको सौंप दी, उन्होंने किसी और को सौंप दी। वो पूरी कहानी है, लेकिन मतलब यह है कि पुत्री की इच्छा का कोई मतलब नहीं था, उसकी कंसेंट का कोई मतलब नहीं था। स्त्री की इच्छा क्या है? स्त्री खाली एक कमोडिटी थी। वेस्टर्न सोसाइटी में भी प्राचीन काल में ऐसा था। लेकिन दूसरे का घर गड़बड़ था तो हम अपने घर को भी मान लें कि गड़बड़ है, या हम खाली एक इस किस्म के बोध में डूबे रहें, इस किस्म के एक प्राचीन गर्वोक्ति या प्राचीन किस्म के गर्व के उन्माद में डूबे रहें कि हम अपनी कमियों पर ध्यान ही नहीं दें, इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं करें, आत्मावलोकन ही नहीं करें। तो जो नस्ल ऐसा नहीं करेगी वो तो तकलीफ उठाएगी। आप अगर अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दें तो आपको अपनी कमियों पर भी ध्यान देना होगा। प्राचीन काल के बाद आप, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से कैसी रही है, आज उस स्थिति पर तकलीफ इसलिए है। अरविंद भाई, अरविंद वशिष्ठ जी नमस्कार। आप झांसी ना कहो, आप तो पूरे उत्तर प्रदेश के हो। ये जो समाज की समस्या है, इस पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक तो उस समस्या के हल की तरफ सोचेंगे नहीं। हम तो कहेंगे अरे साहब शुरू से सब बहुत अच्छा था, कमी भी थी। आज की समस्या इसलिए है कि आज हमारे चुने हुए लोग सरकार चलाते हैं, और जब चुने हुए लोगों की सरकार में न्याय नहीं मिलता, मौत मिलती है और मौत के तमाशे मिलते हैं, तो तकलीफ होना ज्यादा बनता है। विश्वरत्न जी पालागन,
जो मध्यकालीन समय था उसमें आल्टेकर करके या अल्तेकर करके एक बड़े इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने हेरिटेज पे और कल्चर पे बहुत काम किया है। उन्होंने अपने सिविलाइजेशन के लिए कहा है कि ईसवी सन 700 से 1100 तक हमारे यहां सती प्रथा बहुत थी। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा पहली चीज यह है कि स्त्री के जीवन का कोई महत्व नहीं है। थैंक यू प्राची। स्त्री के जीवन का कोई महत्व नहीं है, वो तो पुरुष पर आधारित है। यदि पुरुष चला गया तो स्त्री क्यों जिए? और किसी को अजीब नहीं लगा सती प्रथा में? ये लगातार हो रहा था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा था। कश्मीर में तो हालात ये थे कि जो वहां रॉयल फैमिली में यदि रॉयल जो उनका राजा था उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसकी मां, उसकी बहनें, उसकी सालियां, उसकी भाभियां, ये सब चिता में समा दी जाती थी। ये सबको चिता में डाल दिया जाता था, या कहिए स्वयं चली जाती थी। ऐसी उनकी मना स्थिति या ऐसे सोशल प्रेशर कर दिए जाते थे। अविनाश यादव जी नमस्कार। इस विरासत पर गर्व करना बड़ा मुश्किल है भाई। जो गुलामी की प्रथा थी उसमें आपको ये जान के ताज्जुब होगा, अल्टेकर कहता है कि इस हिंदुस्तान में एक महिला की कीमत एक दूध देने वाली भैंस के बराबर या उससे भी कम थी 14वीं शताब्दी में। ये विरासत है हमारी। मुगल काल में और खास तौर से उच्च वर्णों में सती की प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सब भरपूर थी। हां, ये था कि जो रूरल एग्रेरियन कम्युनिटीज थी उनमें विडो रीमैरिज कुछ अर्थों में हो जाती थी। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश की सती प्रथा पर रोक लगाने की। अपने 22वें शासनकाल के 22वें साल में अकबर ने इंस्पेक्टर्स नियुक्त किए कि भाई जबरदस्ती ना हो। अरे भाई जबरदस्ती नहीं हो, मन से आप मानसिकता ऐसी बना देंगे कि महिला अपने आप चिता में कूद जाए, तो इस पर आपको इस सोशल इशू पर ध्यान देना होगा। मनोज देपुरिया जी नमस्कार। हालात ये थे कि जो यहां की राजधानी आगरा थी वहां हर हफ्ते में 2 या 3 सती के केस रिपोर्टेड हैं उस समय में, अकबर से लेकर जहांगीर के समय तक। राजपूताना में जब राजा अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ की मृत्यु हुई है 1724 में, तो 64 महिलाओं चिता में साथ गईं। जब बूंदी के राजा बुद्ध सिंह की मृत्यु हुई है डूब के, तो 84 महिलाएं सती हुईं। इस विरासत को जब आगे बढ़ाते हैं तो बंगाल में तो हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। राजा राम मोहन रॉय, अश्वनी भारद्वाज जी नमस्कार। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम आप सब जानते हैं और सती प्रथा पर रोक लगी, लेकिन आप सोचिए कि क्या हालात रहे होंगे, कैसा महिलाओं को मजबूर किया गया होगा, कैसी उनके ऊपर सोशल प्रेशर्स होंगे। उस समय जो हो गया कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज आप सोचेंगे भी नहीं। आप इन्हीं बहसों में और सब चीजों में लगे रहेंगे, ये हुआ ये नहीं हुआ। अरे भाई, एक हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बिटिया की जान गई, वो तो हुआ। ऐसे इस पर बिल्कुल अलग सोचने की जरूरत नहीं है। और इसके कारण को मैं इस पर ये क्यों कर रहा हूं कि ये जो हम लोग चर्चा करते हैं, इस चर्चा में कोई राजनीतिक बात नहीं होती, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब मैं राजनीतिक बात करूंगा तो मैं निश्चित तौर पे एक पार्टी से जुड़ा हूं, अपने पार्टी के सिद्धांतों से जुड़ा हूं और कह के करूंगा। लेकिन ये तो एक सामाजिक इशू है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस पे बात करे या संवेदना प्रकट करे तो उसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे भी किस्से हैं कि अहिल्या बाई होलकर जैसे किस्से हैं कि जिन्होंने इसका विरोध किया और अपने पति और पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी 30 साल मालवा किंगडम होलकर क्वीन ने राज्य किया इंदौर से। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, कि हां ये विरासत मानने वाली है। और भी किस्से हैं। सांची होनम्मा का किस्सा है, जो कि चिक्कदेव राय के मैसूर वाले के राज्य में एक कवित्री थी। और कहीं कहीं केरल आज जैसी जगहों पर या नॉर्थ ईस्ट में गारो और खासी जातियों में, जनजातियों में, मेघालय में मात्र सत्तात्मक सत्ता भी थी। बात पितृ सत्तात्मक या मात्र सत्तात्मक सत्ता की नहीं है, बात इस चीज की है कि कैसा एक हमारे यहां पैरेलल वो चल रहा है और हम लोग हिपोक्रेसी में गर्व कर रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। न नारी की पूजा है और न देवता रम रहे हैं। जो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज थे, उन्होंने सती प्रथा को बहुत विरोध किया और इसीलिए सिखों में बहुत समय तक सती प्रथा नहीं थी। नीना, गुड इवनिंग, थैंक यू। अब इसके बाद मैं इस बात पर भी आपका ध्यान दूंगा कि देखिए, हम लोग जिस सोसाइटीज में आ रहे हैं उसमें महिलाओं के संग भेदभाव रहा है। उनको इनहेरिटेंस के राइट नहीं रहे जब तक हमारे यहां 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पूरे तौर पर पारित नहीं हुआ। उसके पहले हिंदू कोड बिल जो है, हिंदू पर्सनल लॉ का 1956 में आया, उससे हुआ। अधिकारों की बात किताबों में लिख गई, दिमागों में और दिलों में नहीं लिखी गई। आचार्य प्रवीण कुमार शास्त्री जी नमस्कार, आपको जन्मदिन की कुछ देर से ही सही शुभकामनाएं। उमाकांत वैष्णव जी नमस्कार। तो क्या है कि कानून के तरफ से ये काम किए जा रहे हैं। अश्वनी भारद्वाज जी धन्यवाद। अहिल्याबाई होलकर हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, चंद्रमुखी बासु और कादम्बनी गांगुली हैं जो पहली हिंदुस्तानी ग्रेजुएट हुई हैं, सुजैन आर.डी. टाटा हैं जो पहली कार की ड्राइवर हुई हैं, सरला ठकराल हैं जो पहली हिंदुस्तानी औरत थी जिन्होंने प्लेन उड़ाया है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री की पहली औरत थी, महिला थी जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट हुई, विजय लक्ष्मी पंडित हैं जो कि पहली महिला थी भारतीय जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अध्यक्ष हुई, अन्ना चैंडी हैं जो कि हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट में पहली महिला जज बनती हैं, इंदिरा जी का तो कहना क्या है, पहली महिला प्रधानमंत्री हुई हिंदुस्तान की, कमलजीत। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये नाम लेने पड़ेंगे प्रेरणा के लिए। इस बात को समझना पड़ेगा कि इन लोगों को आप फॉलो करिए और जिन महिलाओं के खिलाफ हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज 2020 में द्रौपदी से आगे नहीं जा पाया है हमारा समाज। 2020 में अहिल्या को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाया है समाज। ये गर्व की बात नहीं है। सरकार वाले लोग चाहे कुछ कहें और आप समाज की और धर्म की बात करते रहें। महेंद्र यादव जी नमस्कार। लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तो आगे की अपनी जनरेशंस को आप जो विरासत में देने जा रहे हैं वो बहुत ही भयावह रूप लेने जा रहा है। मैंने आपको अभी आंकड़े बता दिए हैं। जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिन जगहों पर यंग बच्चियों की सुरक्षा नहीं है या बच्चों की भी सुरक्षा नहीं हो, तो बात तो चिंता की है। बहरहाल फातिमा बीबी पहली सुप्रीम कोर्ट की हिंदुस्तान में महिला जज बनती हैं और मैं नाम लेता चला जाऊंगा। मीरा कुमार पहली फीमेल स्पीकर बनती हैं हिंदुस्तान में। प्रतिभा पाटिल जी पहली प्रेसिडेंट बनती हैं जो कि फीमेल हैं। शिवम तिवारी जी नमस्कार। कर्णम मल्लेश्वरी पहली ओलंपियन हैं जो कि पदक जीत के लाई महिला के रूप में। इस किस्म से कई नाम हैं जिनको आप लीजिए। कल्चरल फील्ड में लता मंगेशकर का लीजिए, आशा भोंसले लीजिए, सोनल मानसिंह लीजिए, खेलों में लीजिए। लेकिन थोड़ा मन खुश हो गया इन नामों को लेके। अश्वनी शर्मा जी नमस्कार, धन्यवाद। मन तो खुश हो गया इन नामों को लेके। अब जरा चलिए वापस चलते हैं असली बात पर। इस बात को आप जरा सोचिए कि हम लोग जहां रह रहे हैं
उस सोसाइटी में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब तक अंग्रेजी कैलेंडर लागू नहीं हुआ था तो हम लोगों के यहां जन्मदिन जो होते थे, जिनको वर्षगांठ कहते हैं, वो जिन परिवारों में हिंदी तिथि से मनती थी, तो आप लोग इस चीज की खोजबीन करिएगा, अपने दिल पे हाथ रखिएगा कि आपके घर में लड़कों की वर्षगांठ पर तो तिलक होता था, कितनी लड़कियों की वर्षगांठ को मनाया जाता था। और मैं तो चतुर्वेदी कम्युनिटी से हूं, हमारे यहां वर्षगांठ पर खीर, झोर, भात, ये सब चीजें बनती रही हैं लड़कों की पर। लड़कियों की वर्षगांठ कितने घरों में हिंदुस्तान में मनाई। आज की बात केक काटने वाली की मत करिए। आकांक्षा द्विवेदी जी नमस्कार, धन्यवाद। आप आज का टाइम मत करिए। बहुत अच्छा है कि एक सकारात्मक सोच हुई है और लोग अपनी लड़कियों का भी जन्मदिन उसी ही उत्साह से मनाते हैं, लड़कियों को पढ़ाने के लिए उसी उत्साह से काम करते हैं, विचार करते हैं, प्रयास करते हैं। किंतु विरासत वो है जब वर्षगांठ मन रही है तो बहन जो है वो भाई के टीका कर रही है, उसके अंगूठे में अमृत है जिसको भाई के माथे से उसको जीवन दिया जा रहा है अमृत से, और उस बहन का जन्मदिन तक घर वाले नहीं मनाते हैं। गर्व आप करिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आत्मावलोकन करना पड़ेगा। खाली कोई जो समस्या समाजों में आती है वो एक दिन में नहीं पैदा हो जाती। हां, साथ में है कि जो सरकार है उसकी बिल्कुल ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, निंदा और भर्त्सना जिन कड़े शब्दों में हो सकती है, यदि एक बिटिया की जान चली जाए, किसी की चली जाए इस किस्म के घटनाक्रम में, तो निंदा की बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, कौन सा समाज है हमारा जहां पर लड़की पैदा नहीं हुई उसके पहले से उसके साथ हिंसा होने लगी? अरुण जय हिंद जी, जय हिंद। लड़की पैदा नहीं हुई उसके पहले से उसके साथ हिंसा होने लगी। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मालूम है ना, आपने शब्द सुना है गर्भपात। अल्ट्रासाउंड पर रोक क्यों लगाई गई है सरकारी तौर पर? इसके आगे मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हमारे यहां का एक क्रूर और बुरा सत्य है। कम लोग कर रहे हैं या ज्यादा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा हो नहीं रहा होता तो ऐसा कानून भी नहीं होता। अनुश्रुति जी नमस्कार। तो ये तो उसके संग हिंसा है जन्म के पहले, उसके बाद बचपन में उसके संग दुर्व्यवहार या भेदभाव होता है इस समाज में। ये पितृसत्तात्मक समाज यहां पर ज्यादा है, जैसे मैंने आपको जन्मदिन का एक उदाहरण दिया। उसके बाद ऐसा भी होता है। अच्छा, और मैं ये और आपको बता दूं कि जो मैंने आपको वर्षगांठ जैसी चीज बताई, तो इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये किसी के लिए इशू ही नहीं था, और बेचारी लड़कियों की मानसिकता भी ऐसी बना दी गई कि इशू नहीं। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं। मेरी छोटी बहन अर्चना की सास थी, वो अपनी नातिन की भी वर्षगांठ मनाती थी और झोर भात बनवाती थी। यह अनुकरणीय है। हम सब लोगों को ऐसी चीजें, बहुत छोटी बातें हैं, किंतु छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े विचार उत्पन्न होते हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिस सोसाइटी को हमने अपने पे गर्व करने वाला बनाया, वहां महिला को एक वस्तु के रूप में अधिकतर समझा गया, सदियों से समझा गया, प्रॉपर्टी के रूप में। आप कहेंगे क्या कह रहा हूं? महाभारत पढ़ लीजिए। द्रौपदी से पूछा था युधिष्ठिर ने दांव पे लगाने के पहले, प्रॉपर्टी नहीं थी तो क्या थी उनकी सोच। उसके बाद आजकल भी अब कुछ फैमिलीज छोड़ दीजिए, कुछ इलाके छोड़ दीजिए, परिवर्तन आ रहा है बट बहुत हल्का है। आप मुझे बताइए कि कितनी जगहों पर पुराने समय में, कितने परिवारों में शादी में लड़की की मर्जी पूछी जाती है। उसकी मर्जी का मतलब ही नहीं है। और वही जब लोग देखते हैं तो फिर जो यहां पर समाज में लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल ये घूमते हैं, उनके लिए लड़की की मर्जी का मतलब ही नहीं है।
उसकी भी तो इच्छा है, उसका भी तो अस्तित्व है। आप ये देखिए, मैं एक इसको बहुत शालीन तरीके से बात को रख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। हो सकता है किसी को कोई अच्छा लगे, आप अपनी बात प्रस्तुत करिए, लेकिन कंसेंट का राइट किसका है? उस पुरुष या उस महिला का जिसके सामने आप प्रपोजल रख रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि जाहिलों की तरह आप बदतमीजी कर रहे हैं। और अब ये जो किस्से हो रहे हैं, इसमें तो ये सब है ही नहीं, ये तो विशुद्ध क्राइम है। फीमेल का हैरेसमेंट इस किस्म से होता रहा है कि जो बहुत से बड़े बड़े परिवार हैं, वहां परिवारों में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में बदतमीजियां, और परिवार इज्जत नहीं बोलते रहे। जो हमारी फिल्में हैं उनमें भी वो हीरो माना जाता था जो लड़कियों के पीछे पड़ के और बदतमीजी करता था। मैंने फिर आपसे कहा, शालीन बात में और बदतमीज बात में फर्क है। इच्छा, कंसेंट, जैसे इसको आप वायलेट किसी भी चीज में करते हैं, आप दूसरे के सम्मान का हनन करना शुरू कर देते हैं। जो ये महिलाओं के खिलाफ अपराध है, ये लीगल समस्या तो है ही है, इसके आर्थिक कारण भी हैं। आर्थिक कारणों के अलावा सामाजिक कारण भी हैं, मानसिक कारण भी हैं। लेकिन इस सबके अलावा, बाप्पी यादव जी नमस्कार, इस सबके अलावा एक बहुत बड़ी बात क्या है कि कानून का भय नहीं है। ऐसा कैसे हो जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर, देश के, प्रदेश के अलग अलग भागों में सुनते सुनते हम लोग दुखी हो गए हैं। और उस पर और अफसोस तब होता है जबकि ऐसी घटनाओं के विभिन्न किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। मेरा कहना यह है कि सबसे बड़ा महत्व तो उस बच्ची के जीवन का और सम्मान का है, जो कि रहा ही नहीं। बाकी की जो बातें हैं वो तो आप जांच करिए, उस पर क्या कहना है। पुराने समय में ये भी आप ध्यान रखिए कि अपनी खास बहन देवकी के बच्चों को उसका भाई उसकी मर्जी के बिना मारता चला जा रहा था। ठीक है, कृष्ण जी ने कंस का वध किया, किंतु समाज में ऐसा भी हो रहा था। हम लोगों को इन बातों को, जो हमारे समाज के डार्कर साइड हैं, इनकी निंदा करके सोचना पड़ेगा कि समाज की कमियां भी हमको डिस्कस करनी पड़ेंगी। उसके बाद एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि ठीक है, एक आप आंकड़ा और सुन लीजिए कि जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण है NFHS4 सर्वे ऑफ 2015-16, ये कहता है भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की 30% महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। और इसी आयु वर्ग की 6% महिलाओं को उनके जीवन काल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है। ये जो जेंडर बायस है, ये जो चीजें हैं, इस टाइप की चीजों पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि अगर इसका हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इस सोसाइटी सुधरने वाली नहीं है। क्राइम हो जाएगा, हम लोग चिंता करते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे और जाने जाती रहेंगी और हम लोग कष्ट उठाते रहेंगे। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये कहानी तो सुन ली, क्या होना चाहिए? तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो सरकार हूं नहीं, ना आप सरकार है। करना तो सरकार को है, चुना हम लोग ने है। कानूनों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कौन करे? सबसे पहले कानून की परवाह वो करें जो कि कानून के रखवाले हैं, करते नहीं है। लोगों में इस किस्म की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसे आप पोलियो के टीके की, वैक्सीन की प्रचार करते हैं, सैनिटरी पैड्स का प्रचार करते हैं, अन्य चीजों का प्रचार करते हैं,
आप इस किस्म की अवेयरनेस अपने घर से ही अपने जो बच्चे हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, उनको स्त्री और लड़कियों का सम्मान करने की। देखिए, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। आपको हो सकता है कि कोई स्त्री अच्छी लगे, तो अगर आप उस उम्र में हैं, आपको अच्छी लगे, अपना जाहिर करिए सकारात्मक और शालीन तरीके से। और अगर वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमें अपने बच्चे को सिखाना होगा कि नहीं भाई, ये हिंसात्मक बातें, ये गुंडागर्दी, ये घर से ही शुरू करना होगा, सिखाना कि ये गलत है। एक बहुत जरूरी ट्रेनिंग इस बात की भी जरूरी है कि जो पुलिस और प्रशासन के लोग इस किस्म की चीजों की हैंडलिंग में लगते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग हो कि वो संवेदनशीलता समझें, स्त्री मानसिकता को समझें, पुरुष मानसिकता को समझें। इसके लिए एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग मैंने कहा परिवार में, समाज में होनी चाहिए। और एक बात और, जो महिलाएं हिंसा की शिकार होती हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे सोशल वायलेंस है, चाहे क्रिमिनल वायलेंस है, चाहे वर्किंग प्लेस पे हैरेसमेंट है, इस किस्म की जहां भी घटनाओं की वो शिकार होती हैं, उसको कभी भी लाइटली नहीं लिया जाए, उन महिलाओं की उपेक्षा ना की जाए। निश्चित तौर पे उसमें गंभीर कदम उठाने चाहिए। और इसके साथ ही एक बहुत जरूरी बात मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि साथ ही अगर झूठी शिकायत है, ऐसे भी मामले होते हैं, यदि झूठी शिकायत का मामला है तो जांच करके इतनी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए कि लोग ये समझ लें कि भाई झूठी शिकायत करेंगे तो खैर नहीं है, झूठा मुकदमा करेंगे तो खैर नहीं है, झूठी किसी की बदनामी करेंगे तो खैर नहीं है। तो कम से कम ये होगा कि लोग ये समझेंगे कि झूठे लोग आगे नहीं आ रहे, और अगर कोई समस्या ये लेके आ रहा है तो जेन्युइनली वो समस्या है। इसके अलावा हमको एक ऐसा माहौल करना पड़ेगा, इस विषय में हिचकिचाना नहीं है। इस समाज को बदलने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना है। त्रेता और द्वापर से कलयुग आ गया, अगर आप माइथोलॉजिकल तरीके से बात करें, और चीजें वही चल रही हैं। हम अहिल्याबाई होलकर पे खुश हो रहे हैं, लेकिन ये जो हाथरस में बेचारी की मृत्यु हो गई, उस पर चर्चा हो रही है। खाली गर्व के विषय नहीं है, तकलीफ के विषय भी हैं। और वो जो तकलीफ के विषय हैं, उन पर सोचिए। मैं थोड़ा पशोपेश में था कि ये बहुत सेंसिटिव, पॉलिटिसाइज्ड मुद्दा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर ऐसी घटना होगी तो जो जेन्युइन विपक्ष है वो क्यों नहीं उठाएगा। मैं तो कह रहा हूं सत्ता पक्ष के लोगों को भी उठानी चाहिए। ये तो सामाजिक समस्या है, ये इसका राजनीति से क्या लेना देना। अगर कोई पीड़ा में है तो पीड़ा में क्यों नहीं जाएंगे मिलने। आप मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे। हमें सही बात, मतलब रिया चक्रवर्ती ने क्या किया, उनको जेल भेजा। जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं उन सबकी चर्चा आप करने दे रहे हैं। ललित शर्मा जी, पंडित जी, राम राम। मेरा किसी के नाम से मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि एक इतना सेंसिटिव इशू है, एक बच्ची की जान से जुड़ा हुआ इशू है, लोगों के सम्मान से जुड़ा हुआ इशू है, हमारे समाज के एक ऐसे पहलू से जुड़ा हुआ विषय है जिसको कहीं ना कहीं जो सब इलाकों को छूता है। हत्या हाथरस में होती है। दर्द मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि दिल्ली, मुंबई और कन्याकुमारी और आसाम तक हो रहा होगा। घटना ही ऐसी है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, भावना चतुर्वेदी जी, थैंक यू। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से सोचिए। अपने परिवार से, अपने समाज से हम सबको एक बदलाव की अपेक्षा नहीं, उसके शुरुआत की हम पे एक आज जिम्मेवारी आ पड़ी है। हम आप सब इंसान हैं। हमको मालूम है कि इंसान
अच्छाइयों और बुराइयों दोनों से मिलकर बनता है। इंसान से ही फिर परिवार है और परिवार से ही समाज, शहर, प्रदेश और देश और विश्व है, मानवता है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मन, बुद्धि, इस सब के ऊपर विवेक है। हमें अपनी यंगर जनरेशन को यह समझाना है कि मन और बुद्धि पर काबू रखने को विवेक है, सही और गलत की विवेचना करने को बुद्धि है, और भावनाएं हैं। सब चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को ये चर्चा सकारात्मक लगी तो अपनी प्रतिक्रिया मुझे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे विषयों पर आगे चर्चा की जाती रहे तो आप मुझको अपने रिएक्शंस दीजिएगा। तो आगे भी किसी ऐसे संवेदनशील या आवश्यक चर्चा की जाएगी ऐसे विषयों पर। आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो मेरा हौसला भी बढ़ता है। आरती चतुर्वेदी जी, थैंक यू। मेरा हौसला भी बढ़ता है और मुझको लगता है कि हां, हम आप जो सामान्य जनता हैं वो भी चिंतित हैं, इन चीजों पर कुछ करना चाहते हैं, और सब मिलकर ठान लेंगे तो कर भी डालेंगे। आप सब शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। यदि आगे बढ़ के कुछ करेंगे तो और अच्छी बात होगी। अपने घर में मैं इस बात को कॉन्क्लूड इससे करूंगा कि अपने सबसे पहले घर में महिलाओं को, मां हो, बहन हो, भाभी हो, चाची हो, बिटिया हो, भतीजी हो, भांजी हो, या और जो रिश्ते होते हैं, उनको सिक्योरिटी का एहसास दिलाइए। उनकी तकलीफ को समझिए, उनमें हिम्मत जगाइए, सुनिश्चित करिए कि सबसे पहले तो भेदभाव को दूर करेंगे। अपने बच्चों, इसका ये मतलब नहीं है कि अपने जो मेल मेंबर्स हैं या पुरुष हैं उनको नहीं, उनको भी करिए। लेकिन जब मैं खास तौर से फिर कहूंगा कि खीर झोर भात लड़के के वर्षगांठ पे अगर बनता है तो लड़की के पे भी बनाइए, इसका प्रण लीजिए। दूसरी चीज, ये तो मजाक की बात थी लेकिन बात सही है, करना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा वो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाइए। गलत को गलत कहने की वो हिम्मत कर सकें, उन्हें ये विश्वास हो कि आप उनके साथ खड़े होंगे, और समाज के रूप में ऐसे लोगों को विश्वास हो कि समाज उनके साथ खड़ा होगा। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें बदलेंगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। आपकी अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली तो आगे भी किसी ऐसे सोशल इशू पर या सामयिक इशू पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब लोग ने इस चर्चा में शामिल होने का समय निकाला, उसके लिए आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सुन के भुला मत दीजिएगा, परिवर्तन की शुरुआत करिए। जय हिंद।